प्रोफेसर मौजूद हैं और कई बार वो राह भी दिखाते हैं। यह बहुत ही समृद्ध मंच है, समृद्ध इन अर्थों में मैंने कई बार प्रोफेसर चौथीराम यादव की पुस्तकों का विमोचन होते हुए यहाँ देखा है। और बड़ी बात यह है कि पुस्तक पर केंद्रित जो चर्चाएं होती रही हैं उनसे लगता रहा है कि उनका श्रम जाया नहीं गया। आज जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ मुझे नज़ीर की नज़ीर का वो शेर जिसको वो बार बार याद करते थे कि बहुत करेगी कज़ा घर बदल देगी, यहाँ नहीं तो वहीं रहा करें। आज वो वहीं हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, बल्कि यूँ कहा जाए कि वो दोनों जगह हैं। उनको भी मृत्यु के बाद क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो यहीं पर थे और यहीं जो अस्तित्व है उसी अस्तित्व में उनकी अपनी सफलता और विफलता को ढूंढते हैं। मेरी नज़र में वो पिता कम गुरु ज़्यादा थे। मेरी नज़र में वे एक बड़े आलोचक थे। मेरी नज़र में वे सबसे बड़ी बात कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो दो तथ्य हैं, संवाद और शास्त्रार्थ, वे संवादी स्वरों के साथ अपनी पूरी यात्रा करने वाले एक ऐसे दुर्धर्ष योद्धा थे जो कभी भी झुकना नहीं जानते। मुझे याद है कि कोरोना काल के बाद चलने में थोड़ा सा अशक्त थे, जिसका कि जिक्र अंजना जी ने भी किया, सबने किया। लेकिन उनमें एक लगन थी कि उम्र को भी मात देते हुए लिखना और मंच पर जाना उन्होंने स्वीकार किया और उनकी ईमानदारी हुई। उसके बाद वो चलने लगे। लिखने से वो कभी कतराते नहीं थे, भागते नहीं थे, लेकिन हाथों ने साथ देना छोड़ दिया। एक अच्छी बात ये हुई कि मोबाइल और टैबलेट का मुझे लगता है जितना किसी बुजुर्ग ने इस्तेमाल किया होगा उससे कहीं ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा उस 75 साल के इंसान ने, 75 से लेकर के 80 और 82 तक उस इंसान ने सारे टैब को चलाने की टैक्टिस सीखी। और यूँ कहा जाए कि उनकी किताब और उनका एक एक हर्फ जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरा का पूरा संचालित था। मरते दम तक वे क्या लिख रहे थे यह भी देखने की बात है। वे लिख रहे थे, याद कर रहे थे रमाशंकर विद्रोही की उस कविता को जिसमें वो पाताल प्रधान होने की बात करता है। आकाश, माफ कीजिएगा, यानी भारतीय दर्शन की संवाद परंपरा के जो 5 तत्व हैं उसमें आकाश तत्व को नकारने वाले दर्शन का समकक्षी बयां है वो आधुनिक कविता के भीतर। वो कभी भी ठहरने रुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। मैं कुछ संस्मरणों के साथ उनके पूरे व्यक्तित्व को यहाँ पर रख पाऊँ तो मुझे लगता है कि मेरी जो उदासी है वर्ष भर की जो लगातार कायम है उसमें कुछ कमी आएगी। उदासी इसलिए कि एक व्यक्ति जब जाता है बीमार होकर के या जिसका जाना तय होता है तो उदासी नहीं दुख होता है और दुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन उदासी इस अर्थों में कि
जिससे शाम को अभी 5 बजे मिलना है, जिसके साथ बैठ करके चाय पीनी है, आधे घंटे पहले एक हड़बड़ाहट भरा फोन आता है और उम्मीद से बाहर वो व्यक्ति अचानक ये खबर में आता है कि जल्दी आइए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन वहां भी मृत्यु से कैसे लड़ता हुआ वो शख्स वहां खड़ा हो रहा है, ये सोच कर जो मैंने नहीं देखा, व्यक्ति उस सीढ़ी पर चढ़ने के क्रम तक जहां उसे हार्ट अटैक आया, तब तक वो खुद चढ़ने की कोशिश कर रहा। इसलिए मैं, चाहे इसे आप रीच करते हैं या पूरे जीवन काल में मैंने जैसा उनको सरापा जाना, उस रूप में कहूं तो दुर्धर्ष व्यक्तित्व के धनी और नितांत लोकतांत्रिक जीवन को जीने वाला, घर में भी लोकतंत्र की जो पूरी पारिवारिक लोकतंत्र है उसको निर्मित करने वाला ऐसा सतर्क व्यक्तित्व, जो रोज अपनी कक्षाओं में जाने से पहले उसी पाठ को पढ़ता है जिस पाठ को वो अपने पूरे अध्यापन काल में पढ़ाता चला आया है। वो मेरे लिए पिता कम संवाद गुरु जाता है। उन्होंने कभी भी विभाग के भीतर क्या हुआ है, किसने क्या कहा है, किससे उनकी आज बहस हुई है, मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य यह कह पाए कि उनके साथ क्या हुआ है, किससे बहस हुई है, किससे दुश्मनी है, कहाँ राग है और कहाँ द्वेष है। ऐसा कोई वृत्तांत या ऐसा कोई स्मरण मेरे परिवार के किसी सदस्य को याद नहीं। यानी वे विश्वविद्यालय के भीतर की एक अलग दुनिया जिसको वो छोड़ करके आते थे, सिर्फ ले आते थे अपने दोस्त, अपने कल की जो उनकी अपनी दिनचर्या होने वाली है उसके अपने प्लान। एक बात मैं और कहूंगा कि मैंने उनको एक जब वो सफल अध्यापक के रूप में चर्चित थे, मेरे लिए भी वो एक, उसको कहा जाए कि चहेते गुरु थे। क्योंकि जैसा समीर ने कहा, ऐसा नहीं कि समीर की ही पीढ़ी बोल रही है, उससे पहले की भी पीढ़ी, वे लोग जो आज रिटायर भी हो गए हैं, वे भी बोलते हैं कि सूर को जैसा वो पढ़ाते रहे और पढ़ करके वो अपनी कक्षाओं में उसी तरह से एक आदर्श गुरु बनने का काम करते हैं। एक अध्यापक के रूप में बहुत सफल रहे, लेकिन हम लोगों ने जब देखा उनको, लेखन से वो बहुत दूर रहे। जिस पत्र का जिक्र हो रहा है और हृदयेक्षा द्विवेदी की किताब की बात हो रही है, उस किताब को लिखने में बहुत वर्ष लगाए उन्होंने, समय लिया और कुछ दुर्भाग्य भी रहा। वो किताब पहले प्रकाशक के यहाँ बहुत दिनों तक पड़ी रही और फिर बाद में उस हरियाणा साहित्य अकादमी से हृदयेक्षा द्विवेदी वाली किताब पहली बार सामने आई। फिर ये लगा कि उनके लेखन का जो क्रम है वो बनेगा, लेकिन
मजे की बात आप देखिए कि ऐसा नहीं था, वो एक अध्यापक ही थे। हाँ, वो जो संवाद की उनकी परंपरा थी, शिष्यों के साथ जो संवाद की परंपरा थी, वह उन्हें कहीं ना कहीं पका रहा था। एक वैचारिक जिसको कहा जाए, विचारों की जो सरणियां थी, उन सरणियों में वो बाइनरी बना रहे थे। जहां जहां उन्हें लगता था कि ये कुछ नया है या कुछ अलग है, वहां भी वो पढ़ने का काम कर रहे थे, लेकिन लिखने का काम नहीं कर रहे। इस बात के लिए उन्हें बार बार, जिसको कहा जाता है कि ठेला जाता था, और किसी के द्वारा नहीं, उनके ही मित्र काशीकर। ये बड़ी अच्छी बात थी कि उनके भीतर का जो मस्तिष्क है, जो उनकी सोच है, वह सोच जिस गंवई समाज को लेकर के शहर में आई, उसने अपना परिमार्जन किया कई रूपों में। उसका एक पड़ाव जो मैं समझ पाया, वो काशी का ही 80 नहीं है, वो चौथीराम यादव का भी 80। उसी 80 पर, जहां तक मैं छोटा था तो मुझे कुछ घटनाएं याद हैं। शाम को तमाम ऐसे पुस्तकालय, छोटे छोटे पुस्तकालय हुआ करते थे, जहां पर शाम की बैठकें हुआ करती थी। सिर्फ पप्पू के चाय की दुकान ही नहीं, जहां बहस संवाद होते। बलराज सर साक्षी हैं। मुझे लगता है कि 80 की जो यात्राएं हैं, उसमें सिर्फ 2 की यात्रा नहीं, बल्कि तीसरे की भी यात्रा है। भले ही वो छात्र रूप में रहे हों, हमारे तो गुरु ही हैं, वो ज्यादा अच्छे ढंग से बताएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो चौथीराम यादव की जो वैचारिकी का वितान है, वो वितान इस पूरे संवाद की, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जीवित लाइव, जिसको हम कहें लाइव, जो ये परंपरा रही है, उस परंपरा के क्रम में विकसित होती चली, उसे उन्होंने इनशेप किया। और कब इनशेप किया? यहां पर दलित साहित्य को लेकर के, खास करके जो दलित आलोचक के रूप में जो उनकी पहचान बनी, यहां पर एक आयोजन हुआ, और उस आयोजन में थोराट आई थी, मैडम थोराट, और एक बड़ा आयोजन था, उसमें सूरज बढ़ते और तमाम लोग आए हुए थे। उसमें ये जुड़े, और उसके बाद उन्होंने लगातार दलित आयोजनों में अपनी शिरकत की भागीदारी की। और ऐसा नहीं कि वहां जाकर के सीखा, या यूं कहें कि वहां जाने के बाद लगभग देखा जाए तो एक पूरे के पूरे डिस्कोर्स को स्वीकार करने के क्रम में, या उस पर मंथन करने के क्रम में, उन्होंने अपनी निर्धारित बाइनरियों को, ऐसा नहीं कि वो बाइनरी नहीं थी, कम से कम मार्क्सवाद की बाइनरी तो थी, अंतिम तक बाइनरी वो थी उनके पास, लेकिन एक बड़ी, जो मुझे उनके भीतर जो सबसे बड़ी बात लगती है, कि जो सबसे प्रिय है, अगर वहां भी कुछ कमी है तो उस पर भी वो सवाल उठा। जैसे कहा गया कि, एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कबीर उनके बड़े प्रिय लेखक थे, लेकिन कबीर को भी वो प्रश्नांकित करते हैं स्त्री के सवाल को। लगातार वो अपने भाषण में भी, अपने लेखन में भी, यही नहीं, आप देखिए कि तुलसीदास की जहां तक हम बात करते हैं, तो तुलसीदास के साथ उनकी तमाम असहमतियां रही हों, बावजूद इसके वो स्त्री प्रसंग पर तुलसीदास को खड़ा करते हैं इस रूप में कि उस पूरे काल में, अगर आप देखिए, संवेदनशील स्त्री के प्रति कोई बयान आता है तो तुलसी के आता है, तद्गति।
सृजनहार जन्माय। और इस पर मैं बहुत विस्तार से बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस पे वंदना जी ने बहुत विस्तार से, और मतलब वंदना जी ने तो जिसको कहा जाए कि मार्क्सवाद और फिर उसके बाद जो उत्तर मार्क्सवाद की बात भी चलती रही, और फिर जो उत्तर आधुनिकता के जो तमाम डिस्कोर्स खड़े हुए भाषा से लेकर के दर्शन और उनके बीच में, और आज पूरी की पूरी दुनिया को हम देखते हैं कि खांचों में बटी हुई वैचारिकी की जो बाइनरी है वो खांचों में बटी हुई दिखाई देती है। हम ये मान करके चले कि यह जो समय है वो एक यूज, मतलब एक बहुत बड़ा बाइनरी का एक बड़ा सरोकार लेकर के चलने में कामयाब होने के बहुत सारे खतरे हैं। लेकिन आप जब आइडेंटिटी के सवाल को लेकर के चलते हैं तो जब दलित अस्मिता की बात आती है तो दलित अस्मिता जब हम कहते हैं तो उसको सुनने वाले लोग भी, जब हम स्त्री की आइडेंटिटी की बात करते हैं तो उसको सुनने वाले लोग, तो पहले वो सवाल उठाए जाते रहे लेकिन उस तरह से सुनने वाले नहीं। यही नहीं, आप सबसे लेटेस्ट आप देखिए कि हम जब LGBTQ की बात कर रहे हैं, विषम लिंगी की बात कर रहे हैं, और हिंदी विभाग में तो बहुत सारे शोध प्रबंध लिखे गए किन्नर विमर्श के नाम पर। आश्चर्य होगा कि LGBTQA सिर्फ ये क्लासिफिकेशन नहीं है, और वो थर्ड जेंडर अपने आप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये आइडेंटिटी का ही सवाल है कि आज की डेट में जिसको हम थर्ड जेंडर कहते हैं वो 75 क्लासिफिकेशन कर चुके हैं घोषित रूप से। 75 तरह के क्लासिफिकेशन है, LGBTQA तक ही नहीं है, उससे आगे अभी लेटेस्ट जो अभी हमारे यहाँ एक सेल है LGBTQ थर्ड जेंडर्स को लेकर के, वहां पर जो डिस्कोर्स खड़ा हुआ, बातचीत हुई, उसमें 75 क्लासिफिकेशन। ये जो हम एक मुख्य धारा का जो प्रश्न खड़ा करते हैं और उसी मुख्य धारा के भीतर आपको समाहित करने की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। और जब हम पॉकेट थॉट के साथ खड़े होते हैं, वो पॉकेट कब बड़ा थैला बन जाता है, बड़ा डिस्कोर्स बन करके खड़ा होता है, तो हम अगर इस रूप में देखें तो जाहिर सी बात है कि हम तभी सफल हैं या हम तभी बड़े हैं जब हम जिस बाइनरी में अपने आप को खड़ा रखते हैं और विश्वास करते हैं, वहां पर भी अगर उसको भी प्रश्नांकित किया जा रहा है तो उसको भी हम अगर स्वीकार करते हैं, तो ये हमारी सफलता और हमारे बड़े होने का या हमें आगे मसाल जलाने का, दिखाने का एक बड़ा नजरिया तय करता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है कि आलोचना की जो एक पद्धति बनकर के हमारे सामने दिखाई दे रही थी, ऐसा नहीं कि चौथीराम यादव ने ही काटा है, वो एक है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आलोचना की जो एक पॉकेट बना हुआ था उसको तोड़ने का काम किया। ये ठीक है, ये सही है कि वे मार्क्स से जितना प्रभावित थे, अम्बेडकर से उससे कम प्रभावित नहीं थे। एक जगह जहां क्लास क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी तो दूसरी तरफ कास्ट क्लासिफिकेशन की भी बात है, और दोनों के जो दोनों का अतिवाद है वो उन्हें स्वीकार नहीं था। आप कोई भी आंदोलन, चाहे हम दलित आंदोलन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप दलित वैचारिकी को मोनोटाइप नहीं कह सकते। वहां बहुत सारा बाइफर्केशन है। आप एक स्कूल को देखिए कि दलित स्कूल एक ऐसा भी है जो थॉट का स्कूल है, जहां मार्क्सवाद जिसके केंद्र में, जैसे तुलसीराम जी। लेकिन आप वहीं पर आप देखिए तेज सिंह जो अम्बेडकराइट लिटरेचर की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर जिसके केंद्र में। आप धर्मवीर को कैसे छोड़ सकते हैं? धर्मवीर की पूरी यात्रा कहां तक जाती है? वो जा करके टिकते हैं चारबाग तक, जिन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन सा स्थान दिया गया। लेकिन आप देखिए कि दलित विमर्श ने
कम से कम 4 बातों तक तो याद रखना। कुल मिलाकर के अगर किताबें देखी जाती हैं 4 बातों पर, चारवाक दर्शन पर, तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अलावा कोई मुझे किताब दिखाई देती है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे 1-2 किताबें दिखी जहाँ रेफरेंसेस, यानी ज्ञान की जो परंपरा है, कम से कम दलित विमर्श में, यही नहीं, आप स्त्री विमर्श के भी बड़े सरोकारों को अगर देखें तो स्त्री विमर्श में भी कम से कम सोचने के नजरिए को तो बदले। इस लिहाज से हम देखें तो इन सब का प्रभाव चौथीराम यादव पर पड़ा और उससे वो टकराए। शास्त्रार्थ नहीं किया। शास्त्रार्थ जीत और हार का मसला होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्रार्थ भी है तो संवाद भी है। बुद्ध की पूरी संवाद की परंपरा है। अंबेडकर भी संवाद करते हैं, तो संवादी स्वर, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से मैं जैसा समझता हूं, इस संवादी परंपरा के वे आलोचक। संवादी परंपरा के आलोचक इसलिए मैं कहता हूं कि संवाद में हमेशा संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। शास्त्रार्थ में बाइनरी तय होती है और आप या तो इधर जाएंगे या फिर उधर आएंगे। इस रूप में मैंने उन्हें जब देखा, इसी रूप में देखा कि वे जहां भी उन्हें लगता रहा कि ये उचित नहीं है, यहाँ पर तर्क कमतर है, तो वहां पर उन्होंने संशोधन किया। बहुत समय हो चुका है और मैं उनके आलोचकी पक्ष पर बहुत ज्यादा बोलूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी आलोचना अगर करूं तो एक विद्यार्थी के रूप में कर सकता हूं, पुत्र के रूप में नहीं कर सकता। और बहुत अच्छे ढंग से इस मंच पर उपस्थित जो वक्तागण हैं, उन्होंने लगभग जिसको कहा जाए कि जो पक्ष रहे हैं उन पर विवाद बोला है, और यही वो चाहते थे, क्योंकि वो विवाद बोलते थे और अपनी आलोचनाओं पर भी वो विवाद सुनना भी चाहते थे। कबीर के कम से कम इस बात से वो सहमत थे कि निंदक मेरे राखे। निंदक का मतलब नेगेशन में नहीं है, संशोधन में। अगर वो फूले को मानते थे, फूले की परंपरा को भी स्वीकार करते थे, तो संशोधन की परंपरा को भी स्वीकार करते थे। अंत में मैं उनके इस पूरे आलोचकी संदर्भ में अरुण कमल की पंक्ति याद करना चाहूंगा कि सारा लोहा उन लोगों का केवल अपनी धार दी है, और धार देने वाला कभी मरता नहीं है, हो जाता है तो दूसरा आता है। रास्ता है, रास्ते हम सब वही। बहुत बहुत